हेलो, वेलकम बैक। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, ये जो एक लेबोरेटरी एनालिसिस है जो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स को सेपरेट करने में मदद करता है। वो भी कैसे मॉलिक्यूल्स को? तो प्रोटीन, डीएनए, आरएनए ऐसे मॉलिक्यूल्स को। ठीक है, यानी मेडिकल फील्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक, आई होप आपको जरूर समझ आएगा। चलिए समझते हैं। इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है वो दो वर्ड से बना हुआ है, एक है इलेक्ट्रो तो दूसरा है फोरेसिस। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी एंड फोरेसिस का मतलब मूवमेंट। इसका मतलब क्या हुआ? मूवमेंट बाय द इलेक्ट्रिसिटी, यानी जो भी मूवमेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी की मदद से होगा, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ग्रीक ग्रीक इलेक्ट्रोफोरेसिस की ग्रीक मीनिंग क्या है? ट्रांसपोर्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी। यहां पे ट्रांसपोर्ट का मतलब भी तो मूवमेंट होता है, तो यहां पर भी वही हुआ, ट्रांसपोर्ट बाय इलेक्ट्रिसिटी। चलिए इसके डेफिनेशन को देखते हैं। कहता है इलेक्ट्रोफोरेसिस इज अ लेबोरेटरी टेक्निक और फिजिकल एनालिसिस। यह एक लेबोरेटरी टेक्निक है और एक भौतिकी विश्लेषण है विच इन्वॉल्व्स, जिसमें शामिल होता है सेपरेशन ऑफ द कंपाउंड्स, कंपाउंड्स को अलग करना, हैविंग एबिलिटी, और उस कंपाउंड के पास एबिलिटी होनी चाहिए। किस चीज की एबिलिटी? टू एक्वायर इलेक्ट्रिक चार्ज, कि उसमें इलेक्ट्रिक चार्ज आ जाए, यानी वो आयंस में कन्वर्ट हो सके। इन कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स, कंडक्टिंग इलेक्ट्रोड्स का मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी जब हम लगाएंगे तो किसमें लगाएंगे? दो इलेक्ट्रोड हमारा होगा, एक कैथोड एक एनोड। तो उसके अंदर जैसे ही किसी आयंस को मॉलिक्यूल के कंपाउंड के सॉल्यूशन को डालेंगे, जस्ट लाइक अ प्रोटीन, तो उसमें आयंस क्या होंगे? ऑटोमेटिकली सेपरेट होंगे। तो इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसी को मैंने देखिए यहां पे भाषा में एक लैंग्वेज में मैंने लिख दिया है। कहता आयंस दैट आर सस्पेंडेड बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स tends to travel towards the electrodes that bears opposite charge। मतलब जो आयंस, जो इलेक्ट्रोड के अंदर आयंस जो होंगे वो उसी इलेक्ट्रोड की ओर जाएंगे जिसके पास जस्ट उसका अपोजिट होना चाहिए। मतलब जो आयन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड यानी कैथोड की ओर जाएगा, और जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी एनोड की ओर जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे समझते हैं डायग्राम की मदद से कि कैसे आयंस जो हैं किसी भी मतलब प्रोटीन लाइक मॉलिक्यूल जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड में अपलोड करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं या फिर उसको इलेक्ट्रिक करंट उसमें पास कराते हैं, कैसे वो उसमें आयन सेपरेट होते हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम लोग देखिए यहाँ देखते हैं, एक डायग्राम मैंने बनाया है शॉर्ट में, जिसमें एक है कैथोड एक एनोड। आपको भी पता है कि एनोड पॉजिटिव है और कैथोड हमारा नेगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मैंने यहाँ पे करंट अप्लाई किया। करंट अप्लाई करने से क्या है? हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाता है। कैसे? क्योंकि किसी भी वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है तो उसकी एक एबिलिटी है कि वो अपना एक रीजन तैयार करता है, और उस रीजन को बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें कोई भी चार्ज आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, तो वो या तो अट्रैक्ट होगा या तो रिपल्सन होगा। इसी तरह यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार हो गया, जिसकी वजह से जैसे ही सॉल्यूशन हम रखेंगे इसमें, तो उसमें जो आयंस क्रिएट होंगे वो सेपरेट होंगे। तो अगर कोई पॉजिटिव होगा तो वो कैथोड की ओर मूव कर जाएगा, और जो नेगेटिव होगा वो एनोड की ओर मूव कर जाएगा। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारा मेथड है, एनालिसिस टेक्निक है, जो मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन लाइक मॉलिक्यूल्स, डीएनए, आरएनए, ये सब चीज को सेपरेट करने में हमारा मदद करता है। चलिए नेक्स्ट, इसी को लैंग्वेज में मैंने लिख दिया यहाँ पे कि माइग्रेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स थ्रू अ सॉल्यूशन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे ई का मतलब यहाँ पर है इलेक्ट्रिक फील्ड, ध्यान रखेंगे। आगे देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। मतलब इलेक्ट्रोफोरेसिस का क्या सिद्धांत है, मतलब किसके इलेक्ट्रोफोरेसिस जो है किस सिद्धांत पर काम करता है। तो यहाँ पे सिंपल कह रहा है कि एनी चार्ज आयन, कोई भी चार्ज आयन हो या मॉलिक्यूल हो, माइग्रेट्स व्हेन प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कहता है इसकी सिद्धांत ये है कि कोई भी मॉलिक्यूल और चार्ज आयन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो उसमें माइग्रेशन होगा। क्या होगा? माइग्रेशन होगा। ठीक है, जिसमें द रेट ऑफ माइग्रेशन, यानी आयंस का जो माइग्रेशन का जो रेट है डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करेगा? तो उस आयंस के डिपेंड करेगा। देखिए नेट चार्ज पर, कि उसमें कितना चार्ज है, मतलब उस जो मॉलिक्यूल हमारा है जो हमारा सेपरेट होगा तो उसमें कितना चार्ज है, उसके साइज पर, उसके शेप पर,
एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक करंट यानी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कह रहा है क्या, रेट ऑफ माइग्रेशन, मतलब आयंस और मॉलिक्यूल्स का जो माइग्रेशन होगा यानी वो जो सेपरेशन होगा, तो ऑब्वियसली वो माइग्रेट करेंगे, इधर उधर जाएंगे, तो वो किस पर डिपेंड कर रहा है, तो डिपेंड कर रहा है कि उस पर कितना चार्ज है, उसका साइज कैसा है, उसका शेप कैसा है, एंड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ कैसा है। जैसे कम वोल्टेज चार्ज देंगे तो ऑब्वियस है कि जितना, जैसे फैन भी हमारा जब चलता है तो ज़्यादा करंट, इलेक्ट्रिक वोल्टेज ज़्यादा रहता है तो तेज चलता है, वोल्टेज कम रहता है तो धीरे चलता है, तो यहाँ भी वही कहानी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कुछ अनदर पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको, जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि द रेट ऑफ माइग्रेशन ऑफ आयन किस पर डिपेंड कर रहा है, तो मैंने आपको बोला किस पर डिपेंड करता है, तो नेट चार्ज ऑफ आयन, मतलब आयन में कितने चार्ज है, शेप ऑफ आयन, साइज ऑफ आयन, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका एग्जांपल आपको भी मैं फैन से समझाया कि जितना ज्यादा वोल्टेज उस प्रकार फैन चलता है, उसी तरह जिस तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ रहेगा उसी प्रकार आयन का माइग्रेशन होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्टिंग मीडियम, मतलब प्रॉपर्टीज ऑफ सपोर्टिंग मीडियम का मतलब ये हुआ कि जिस आयंस को हमको सेपरेट करना है, जिस मॉलिक्यूल में आयंस को हमको सेपरेट करना है, तो किसी मीडियम में तो रखना ही होगा, क्योंकि डायरेक्ट तो हम लोग, ऐसा तो नहीं है कि वायर बिछा दिए उसमें डाल दिए, नहीं, ऐसा तो कर नहीं सकते। तो जो भी मीडियम लेंगे जिसमें जेल वगैरह यूज करते हैं और भी कुछ है ऐसा जो चेंज कर यूज करते हैं मॉलिक्यूल हम लोग, तो सपोर्टिंग मीडियम एनी हाउ चाहिए। जब सपोर्टिंग मीडियम चाहिए, जिस प्रकार का प्रॉपर्टी रहेगा उस प्रकार का हमारा आयन फ्लो करेगा। उसके बाद चलिए अब हम लोग देख लेते हैं कुछ ट्रेंड, जैसा कि हम लोग अभी देखे थे रेट ऑफ माइग्रेशन किस पर डिपेंड करता है, तो हम लोग देखते हैं कि डिपेंड तो करता है लेकिन किस प्रकार वो वेरिएशन करता है उसको हम लोग समझते हैं। थोड़ा सा स्पॉट वे में लिखे हैं हमने, देखिए कह रहा है कि रेट ऑफ माइग्रेशन, यहाँ पे जो है रेट ऑफ माइग्रेशन डिपेंड करता है, ऑब्वियस हमें पता है वो रेट ऑफ नेट चार्ज ऑन आयन, तो कहता है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मैंने यहाँ लिखाया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसका मतलब जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा रेट। ठीक है, कम चार्ज कम रेट ऑफ माइग्रेशन। दूसरा बात, 1 बाय साइज, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, यहाँ पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर किसी आयन का साइज बड़ा हुआ तो रेट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अगर साइज छोटा हुआ तो माइग्रेशन का रेट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। आई होप समझ आ रहा होगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, ये तो आपको इस पेन की मदद से भी सिखाया, जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा तेज पंखा चलता है, उसी प्रकार जितना ज्यादा करंट, जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा करंट का, रेट ऑफ माइग्रेशन उतना ज्यादा होगा। उसी तरह वोल्टेज बढ़ेगा रेट बढ़ेगा, वोल्टेज घटेगा रेट भी घट जाएगा। उसके बाद रेजिस्टेंस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल, रेट ऑफ माइग्रेशन रेजिस्टेंस का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ऑब्वियस है भाई रेजिस्टेंस बढ़ेगा इलेक्ट्रिक करंट घटेगा, इलेक्ट्रिक करंट घटेगा तो रेट ऑफ माइग्रेशन घटेगा। समझ गए, ये आपको ट्रेंड समझ आ रहा होगा। अब हम लोग सिंपल देखेंगे इसका इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज, एप्लीकेशन। चलिए अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। अभी तक मैंने जो आपको बताया आई होप जरूर आपको समझ आया होगा कि इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या, सिंपल वे में। ठीक है, चलिए देखते हैं उसके एप्लीकेशन। कहता है कि इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो एप्लीकेशन है, यूजेज है, उसमें से पहला है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है स्पेशली इसका यूज होगा क्राइम इन्वेस्टिगेशन में, कि जैसे कोई क्राइम कर देता है तो कुछ ना कुछ तो जरूर छाप छोड़ देता होगा। जैसे कोई चाकू से जब कोई स्टैब कर देता है और चला जाता है चाकू छोड़ के, तो चाकू में उसका क्या रह जाता है, फिंगरप्रिंट रह जाता है, तो उसकी एनालिसिस जो करते हैं वो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, वो भी इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से करते हैं। नेक्स्ट है प्रोटीन सेपरेशन एंड एनालिसिस। प्रोटीन के सेपरेशन में, उसके एनालिसिस में भी करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस का यूज। दूसरा जेनेटिक टेस्टिंग। जेनेटिक टेस्टिंग का मतलब हुआ कि किसका डीएनए किससे मैच करता है नहीं करता है, उसकी चेकिंग भी इसी मदद से होती है। उसके बाद चेकिंग प्योरिटी ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। कोई बायोमोलिक्यूल्स है, जैसे ग्लूकोज है हमारा, प्रोटीन है, तो उसकी प्योरिटी को भी चेक जो करते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस की मदद से ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है क्लिनिकल डायग्नोसिस। क्लिनिकल डायग्नोसिस का मतलब हो गया आपका यहाँ पर कि क्लिनिकल में, डायग्नोसिस में आपका जो चेक करता है कि क्या उसके अंदर बीमारी है, कौन सा प्रॉब्लम है। सीरम कैसा चेक करते हैं, जैसे कहने का मतलब हो गया कि अगर किसी को कोई फीवर वगैरह है तो कभी कभी देखिएगा कि टॉयलेट चेक करता है,
टॉयलेट का टेस्ट करता है, टॉयलेट बोलता है टॉयलेट लेके आओ सैंपल, तो उसमें चेक करता है उस पीला है कि उसमें कम मात्रा एल्बुमिन आ रहा है क्या, और क्या व्हाटएवर जो पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ओवरऑल मेडिकल सेक्टर में इलेक्ट्रोफोरेसिस की बहुत यूज है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर कुछ डाउट हो तो मेरे प्लीज चैनल में कमेंट करके मुझको बताएं, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब शेयर और लाइक करें। थैंक यू।